हेलो गाइज, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल यूनिक एजुकेशन पर। गाइज आज हम सीखने वाले हैं क्लास 9 साइंस का फर्स्ट चैप्टर मैटर इन आवर सराउंडिंग्स। तो इसका जो पहला पार्ट है हमने पिछली वाली वीडियो में देखा था, तो अब इस वाली वीडियो में हम उसका दूसरा पार्ट देखने जा रहे हैं। और अगर आपने पहला पार्ट नहीं देखा है तो लिंक इन डिस्क्रिप्शन में दी गई है, तो उसको आप देख लो और फिर सेकेंड पार्ट देख लो। अगर आप इस चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आएगा तो प्लीज वीडियो को लाइक कीजिए। तो अभी हमने देखा कि लिक्विड स्टेट, तो अब हम देखने जा रहे हैं गैसियस स्टेट। ये जो मैटर के स्टेट्स है वो उसका तीसरा स्टेट है गैसियस स्टेट। चलिए देखते हैं। तो आपने कभी ऑब्जर्व किया है क्या, जो बलून वाला होता है तो वो एक सिंगल सिलेंडर से बहुत से बलून भर देता है। तो आप उसे पूछ लो कि ये एक सिलेंडर इतना छोटा, उससे ये इतने सारे बलून्स कैसे भरता है। आप उसे कभी पूछ लेना और उससे ये भी पूछ लेना कि वो कौन सा गैस यूज करता है उस सिलेंडर में, जो उससे वो बलून हवा में उड़ जाते हैं। अभी हम अगली एक्टिविटी देखते हैं, एक्टिविटी 1.11। तो इसमें हमें क्या करना है कि 3 सिरिंजेस लेने हैं और उनके जो नोजल्स है वो रबर कॉर्क से बंद कर देने हैं। अभी उसका फिगर देख लो, कुछ इस तरह आपको उसका जो रबर कॉर्क लगा के उसको बंद कर देना है। अभी उसका जो पिस्टन होता है वो हमें निकाल देना है। पहला सिरिंज में हमें कुछ नहीं करना है, सिर्फ निकाल के रख देना है। दूसरे सिरिंज में हमें थोड़ा पानी भर देना है और तीसरे वाले में हमें चॉक पाउडर रखनी है या चॉक के पीसेस रख देने हैं। अभी हमें उसके जो पिस्टन है वो वापस उसमें लगा देने हैं। पर अगर आपको थोड़ी सी तकलीफ हो रही होगी तो उसे आप वैसलीन से स्मूथ करके लगाओ। और अभी उसको कंप्रेस करने की कोशिश करो, दबाओ वो सिरिंज। आपको पता चलेगा कि आप क्या ऑब्जर्व करोगे कि जो जो पहले वाला पिस्टन है वो ज़रा स्मूथ जा रहा है और जो दूसरे वाला है वो आपको दबाने के लिए हार्ड जा रहा है और तीसरे वाला है आप वो दबा ही नहीं पाते हो। तो आपको इस ऑब्जर्वेशन से क्या पता चलता है, इन सभी ऑब्जर्वेशन से आपको क्या पता चल रहा है? तो इससे हमें ये पता चलता है कि जो गैसेस है वो हाईली कंप्रेसिबल है कंपेयर टू सॉलिड्स और लिक्विड। जो लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस होता है वो एक सिलेंडर में हमें मिलता है, जो हम कुकिंग के लिए यूज़ करते हैं, वो हम एलपीजी का सिलेंडर। या जो ऑक्सीजन हॉस्पिटल्स में सप्लाइड होता है ये सभी कॉम्प्रेस्ड गैस है, कॉम्प्रेस्ड नेचुरल गैस या सीएनजी। ये आजकल हम फ्यूल के लिए यूज़ करते हैं व्हीकल्स में, और उसकी हाई कंप्रेसिबिलिटी की वजह से हम उसे लार्ज वॉल्यूम का जो गैस है हम उसमें आसानी से भर सकते हैं छोटे वाले सिलेंडर में, और उसे आसानी से हम ट्रांसपोर्ट भी कर सकते हैं। क्या आपको पता है कि जो खाना को किचन में पकता है वो आपको वहाँ जाए बिना भी दूसरे रूम में भी उसका स्मेल आता है? ऐसा क्यों होता है? आपको पता है तो प्लीज़ कमेंट्स में कमेंट कीजिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। मैं आपको बता देता कि जो फूड के जो अरोमा पार्टिकल्स होते हैं वो हवा में बहुत फास्टली स्प्रेड हो जाते हैं। क्यों? क्योंकि वो गर्म फूड होता है। अभी आपको पता ही होगा कि मैंने आपको बताया था कि अगर ज़्यादा गर्म करेंगे तो उसका डिफ्यूजन का रेट बढ़ता है, इसी वजह से वो हवा में डायरेक्टली स्मेल मिक्स हो जाता है और वो जो स्मेल है दूर दूर तक फैल जाता है। अभी यही हमें रेट ऑफ डिफ्यूजन, मतलब इसका डिफ्यूजन का रेट सॉलिड्स और लिक्विड से कंपेयर करना है। अभी जो पार्टिकल्स का हाई स्पीड होता है और जिनमें लार्ज स्पेस होती है ये गैसेस होते हैं, क्योंकि गैसेस ये सभी प्रॉपर्टी शो करते हैं और उनका डिफ्यूजिंग का प्रोसेस होता है ये बहुत ही फास्ट होता है। अभी गैसियस स्टेट में पार्टिकल्स रैंडमली हाई स्पीड में मूव कर रहे होते हैं और इस रैंडम मूवमेंट की वजह से जो गैस के पार्टिकल्स होते हैं और वो क्या करते हैं एक दूसरे पर, और जो कंटेनर का वॉल है उस पर हिट करते हैं। तो ये प्रेशर गैस को क्यों मिलता है? तो ये इस वजह से उसको मिलता है कि जो गैस के पार्टिकल्स है ये यूनिट पर एरिया, इस मेजरमेंट में जो कंटेनर के वॉल है उस पर फोर्स एक्सर्ट करते हैं, इस वजह से गैस को प्रेशर मिलता है। अभी ये सभी पिक्चर हमें मैटर के 3 स्टेट का स्कीमेटिक मैप दिखा रहा है। तो
ये हमें ये दिखा रहा है कि जो मैटर के पार्टिकल्स का मोशन है वो हमें यहाँ पर दिख सकता है, और जो मैटर के स्टेट्स होते हैं वो एक दूसरे के कंपेयर करने के लिए भी हमें यहाँ कुछ तो मिल रहा है। तो देखिए सॉलिड का जो पार्टिकल्स होते हैं वो एक दूसरे से एकदम क्लोज टू क्लोज होते हैं और ज़्यादा उनकी मूवमेंट नहीं होती। जो लिक्विड के होते हैं उनके बीच में थोड़ा सा स्पेस होता है और इस वजह से उनकी थोड़ी सी मूवमेंट हो सकती है। पर जो गैस के होते हैं, गैस के एकदम फ्रीली मूव कर रहे होते हैं। बहुत ज़्यादा स्पेस में बहुत थोड़े गैस पार्टिकल्स बैठ सकते हैं आराम से। इस वजह से गैस देखो कितने कम पार्टिकल्स है और उसी स्पेस में सॉलिड के देखो कितने ज़्यादा पार्टिकल्स है। तो इससे आपको समझ में आ रहा होगा कि गैस कितना हाईली कंप्रेसिबल है। देखिए यहाँ पर हमें थोड़ी सी चीज़ें दिखाई दे रही है, जैसे कि एयर, एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, हनी, वाटर, चॉक, कॉटन एंड आयरन। ये सभी चीज़ों को हमें इंक्रीजिंग डेंसिटी के ऑर्डर में लगाना है। ये हमारा मेन क्वेश्चन है। तो सबसे पहले क्या आएगा, आपको क्या लगता है? तो अगर आपको पता है तो प्लीज़ नीचे कमेंट्स में लिख दीजिए, नहीं पता है तो मैं बता देता हूँ। सबसे पहले आएगा एयर, फिर उसके बाद आएगा एग्जॉस्ट फ्रॉम चिमनीज, उसके बाद आएगा कॉटन, उसके बाद आएगा वाटर, उसके बाद आएगा हनी, और उसके बाद आएगा चॉक, और सबसे लास्ट में आएगा आयरन, क्योंकि उसकी सबसे ज़्यादा डेंसिटी है और एयर की सबसे कम डेंसिटी है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अभी हमारे लिए यहाँ पर कुछ क्वेश्चंस है, तो हम उन्हें अभी देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि जो वॉल्यूम का मास पर यूनिट होता है उस सब्सटेंस को डेंसिटी कहा जाता है। अभी डेंसिटी का फॉर्मूला है कि मास अपॉन वॉल्यूम। ये आप अपनी नोटबुक में लिख लो या नोट कर लो साइड में। तो यहाँ पर हमारा दूसरा क्वेश्चन है कि जो मैटर के स्टेट्स है उन सभी के कैरेक्टरिस्टिक्स का डिफरेंस हमें लिखना है। तो हम देखते हैं उसका आंसर। अभी पहली प्रॉपर्टी है रिजिडिटी एंड कॉम्प्रेसिबिलिटी। जो सॉलिड्स है ये रिजिड है और वो कॉम्प्रेस नहीं हो सकते हैं। लिक्विड्स रिजिड नहीं है पर वो थोड़ा सा कॉम्प्रेस हो सकते हैं, और गैसेस बिल्कुल भी रिजिड नहीं है, इसी वजह से वो इजीली कॉम्प्रेस हो सकते हैं। दूसरी प्रॉपर्टी है शेप। जो सॉलिड्स है उन्हें डेफिनेट शेप होता है। लिक्विड्स वो जिस कंटेनर में डाले जाते हैं उनका शेप ले लेता है, और जो गैसेस है उन्हें कोई डेफिनेट शेप नहीं होता है। तीसरी प्रॉपर्टी है वॉल्यूम। सॉलिड्स है उन्हें डेफिनेट वॉल्यूम होता है और लिक्विड्स को भी। जो गैसेस है उन्हें डेफिनेट वॉल्यूम नहीं होता है। अभी चौथा पॉइंट है प्रॉपर्टी है फ्लूइडिटी। अभी जो सॉलिड्स है उनमें फ्लूइडिटी नहीं है, वो फ्लो नहीं हो सकते हैं, पर जो लिक्विड्स है वो बहुत स्लिपरी होते हैं और हाई लेवल से लो लेवल में फ्लो होते हैं, और जो गैसेस होते हैं वो हर डायरेक्शन में फ्लो हो जाते हैं। अभी पांचवी प्रॉपर्टी है स्टोरेज। जो सॉलिड्स होते हैं उन्हें बिना वेसल के भी स्टोर कर सकते हैं, पर जो लिक्विड है वो सिर्फ वेसल में ही स्टोर किए जा सकते हैं। ओपन वेसल ऑल्सो में वर्क, मतलब जो खुला वेसल होगा वो भी चलेगा। गैसेस है उन्हें क्लोज्ड वेसल्स में ही रखा जाता है। सिक्स्थ प्रॉपर्टी है इंटरमोलिकुलर फोर्स। जो सॉलिड्स में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वो मैक्सिमम होता है। लिक्विड्स में सॉलिड्स से कम होता है पर गैसेस से ज़्यादा होता है, और जो गैसेस में इंटरमोलिकुलर फोर्स होता है वह सबसे मिनिमम होता है, कम होता है। अभी सेवेंथ प्रॉपर्टी है स्पेस। तो सॉलिड्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस बहुत कम होता है। जो लिक्विड्स का इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सॉलिड से ज़्यादा होता है पर गैसेस से कम होता है, और जो गैसेस का इंटरमोलिकुलर स्पेस होता है वो सबसे ज़्यादा होता है। अभी आठवां प्रॉपर्टी है डिफ्यूजन। अभी जो सॉलिड्स है उनकी डिफ्यूजन ऑलमोस्ट नील है, मतलब ज़्यादा नहीं होती है। लिक्विड्स स्लोली डिफ्यूज़ होते हैं, और जो गैसेस होते हैं वो सबसे इजीली डिफ्यूज़ हो जाते हैं। तो अभी हम बी वाला क्वेश्चन देखते हैं, कमेंट अपॉन द फॉलोइंग। तो इन सभी चीज़ों पर हमें कमेंट करना है। तो सबसे पहली है रिजिडिटी। तो रिजिडिटी का मतलब है कि उसका शेप चेंज करना कितना डिफ़िकल्ट है, उसे रिजिडिटी कहा जाता है। एग्जाम्पल है कि सॉलिड्स रिजिड होते हैं। अभी कॉम्प्रेसिबिलिटी होती ऐसी है कि उसे उसका वॉल्यूम जो है हम रिड्यूस कर सकते हैं फोर्स लगाकर, तो उसे कॉम्प्रेसिबिलिटी कहते हैं।
अभी फ्लूइडिटी का मतलब है कि उसकी फ्लोइंग प्रॉपर्टी, जैसे कि लिक्विड्स होते हैं वो इजीली फ्लो करते हैं या स्प्रेड हो जाते हैं इधर उधर अगर उन्हें किसी सरफेस पर डाला जाए तो। अभी चौथा है कि फिलिंग अ गैस कंटेनर। तो अभी इसका मतलब है कि हम एक गैस कंटेनर ले रहे हैं और उसमें हवा भर रहे हैं कंप्रेस करके हाईली, जितनी हम बैठा सकते हैं उतनी हवा बैठा रहे हैं। अभी इसके बाद है शेप। शेप यानी उसकी डेफिनेट जो बाउंड्री होती है उसे इंडिकेट करता है, उसे शेप कहा जाता है। अभी इसके बाद आती है काइनेटिक एनर्जी। अभी आपको पता ही होगा, हमने पहले भी देखा है कि काइनेटिक एनर्जी का मतलब है कि उसका जो पार्टिकल मूव करता है उस एनर्जी को, उस फोर्स को काइनेटिक एनर्जी कहा जाता है। तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। तो वो है अ गैस फिल्स कम्प्लीटली द वेसल इन विच इट इज़ केप्ट। तो गैस जो होता है जिस वेसल में रखा जाता है उसको कम्प्लीटली फिल करता है। तो वो क्यों है? तो उसका कारण है कि जो गैस उस वेसल में रखा जाता है उनके बीच में अट्रैक्शन का जो फोर्स है वो नहीं होता है। इस कारण वो फ्रीली मूव करते हैं और सभी जो स्पेस है उसको ऑक्यूपाई कर लेते हैं। अभी दूसरा क्वेश्चन है गैस एक्सर्ट्स प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ कंटेनर। जो गैस होता है वो जिस कंटेनर में रखे जाते हैं उसके वॉल्स पर प्रेशर बनाए रखता है। तो इसका कारण ये है कि जो गैस के मूविंग पार्टिकल्स है वो पर यूनिट एरिया इस मेजरमेंट में उस कंटेनर के वॉल पर प्रेशर लगाते हैं। इसका कारण ये है कि वो कंटिन्यूसली मूव कर रहे होते हैं फ्रीली हाई स्पीड से, तो एक दूसरे से भी टकराते हैं और कंटेनर के वॉल से भी टकराते हैं। इस वजह से वो कंटेनर के वॉल पर प्रेशर बनाए रखते हैं। अभी तीसरा क्वेश्चन है अ वुडन टेबल शुड बी कॉल्ड अ सॉलिड। अभी यहाँ पर क्या बोला है कि जो वुडन टेबल है इसे सॉलिड बोलना चाहिए। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि वुडन टेबल सभी सॉलिड्स की प्रॉपर्टी दिखाता है और उसका शेप है वो वही का वही रहता है जब हम उसे आउटसाइड फोर्स में लाते हैं तभी भी। अभी लास्ट क्वेश्चन है वी कैन ईजिली मूव आवर हैंड इन एयर बट डू द सेम थ्रू अ सॉलिड ब्लॉक ऑफ वुड, वी नीड अ कराटे एक्सपर्ट। तो इसमें ये कहा जाता है कि हम हवा में अपना हाथ इजीली मूव कर सकते हैं, पर अगर एक सॉलिड वुड का ब्लॉक लिया जाए तो हमें एक कराटे एक्सपर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। तो ऐसा क्यों है? क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं उनका जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है वो नहीं होता है, इस कारण हम इजीली हवा में हाथ हिला सकते हैं। पर अगर अभी लास्ट क्वेश्चन है लिक्विड जनरली हैव अ लोअर डेंसिटी एज कम्पेयर टू द सॉलिड्स। जो लिक्विड्स होते हैं उनकी जो डेंसिटी सॉलिड्स से लोअर होती है, पर हमने ऑब्जर्व किया था कि जो आइस होती है वो पानी पे फ्लोट करती है। तो ऐसा क्यों? क्योंकि वो तो एक सॉलिड है ना, तो फिर पानी के क्यों फ्लोट करती है? वो तो पानी में डूब जानी चाहिए। तो इसका ये कारण है कि जो आइस का जो स्ट्रक्चर होता है उसके बीच में बहुत सी स्पेस होती है, उसके वाटर मॉलिक्यूल्स में बहुत स्पेस होता है और इसी वजह से वो जो आइस होती है वो हल्की बन जाती है और इस कारण वो पानी पे फ्लोट करने लगती है। अभी हमने देखे थे कि स्टेट्स ऑफ मैटर वो है गैसियस, लिक्विड और सॉलिड। ये तीन स्टेट्स हमने देखे थे। तो आपके मन में एक सवाल आ रहा होगा कि ये जो मैटर के स्टेट्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं क्या? तो यार ये सही है, ये मैटर के जो स्टेट्स होते हैं वो चेंज हो सकते हैं। हमें पता चला कि जो पानी है वो धरती पर तीन फॉर्म्स में एग्जिस्ट करता है। वो है कि सॉलिड एज अ आइस, लिक्विड हमें पता ही उसे पानी बोलते हैं हम, और गैस यानी वाटर वेपर। इन तीनों स्टेट्स में हम पानी को देखते हैं। क्या होता है जब कोई मैटर उसकी स्टेट चेंज करता है तो उसके इनसाइड में क्या हो जाता है? फिर उसकी स्टेट चेंज हो जाती है। क्या होता है मैटर के पार्टिकल्स को स्टेट चेंज करते समय, और ये चेंज कैसे होता है? तो अभी इन सभी क्वेश्चंस को हमें आंसर करने होंगे। आपको लगता है हम आंसर कर पाएंगे? तो चलिए देखते हैं। तो पहला इफेक्ट हम देखने वाले हैं वो है इफेक्ट ऑफ चेंज ऑफ टेम्परेचर। टेम्परेचर का चेंज, उसका क्या इफेक्ट होता है मैटर पे। तो चलिए देखते हैं। तो हम इसको एक एक्टिविटी से देखते हैं। तो इसमें आपको क्या करनी है कि 150 ग्राम आपको एक बीकर में आइस लेनी है और उसे लेबोरेटरी थर्मामीटर उसमें सस्पेंड कर देना है यानी छोड़ देना है, और उसका बल्ब सिर्फ आइस से कांटेक्ट करेगा। जैसे कि आप फिगर में देख लीजिए, कुछ इस तरह आपको आइस लेनी है 160 ग्राम 150 ग्राम और एक बीकर में उसे डाल देना है और फिर उसमें एक थर्मामीटर, सिर्फ उसका बल्ब आइस में रहना चाहिए।
अभी आपको क्या करना है कि सिंपली आपको धीरे धीरे से उस बीकर को हीट कर लेना है। और अभी आपको क्या करना है कि उसका जो टेम्परेचर है, जब आइस मेल्ट हो जाती है तो उसका तभी का टेम्परेचर नोट कर लेना है। अभी इसके बाद जब आइस पूरे पानी में कन्वर्ट हो जाती है तब का टेम्परेचर नोट कर लेना है। तो अभी आप अपनी ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर लो कि कैसे सॉलिड लिक्विड स्टेट में बदल जाता है। तो अभी आपको क्या करना है, सिंपली एक ग्लास रॉड लेना है और जो हीट कर रहा हुआ जो पानी है उसे हीटिंग पे ही रखना है और सिर्फ सिंपली आपको उसको स्टेयर करना है, यानी मिक्स करना है, हिलाना है थोड़ा सा पानी को जब तक वो बॉईल नहीं हो जाता। अभी केयरफुली आपको थर्मामीटर फिर से पानी में डालना है और उसका टेम्परेचर मापना है जब पानी वेपराइज होने के लिए स्टार्ट हो जाता है, और उस टेम्परेचर को हमें नोट कर लेना है। अभी ये ऑब्जर्वेशंस हमें कन्वर्जन ऑफ लिक्विड स्टेट इनटू गैसियस स्टेट ये बताती है। अभी हमें अपनी ये ऑब्जर्वेशंस रिकॉर्ड कर लेने हैं। तो इससे हमें पता चलता है कि जब हम सॉलिड्स का टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो उनकी काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ती है, और काइनेटिक एनर्जी के बढ़ने के कारण उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो ग्रेट स्पीड से वाइब्रेट होने लगते हैं, और जब हम एनर्जी सप्लाई करते हैं तो वो हीट ओवरकम हो जाती है और जो अट्रैक्शन का फोर्स होता है पार्टिकल के बीच में वो टूट जाता है और पार्टिकल्स अपने फिक्स्ड पोजीशन से निकल जाते हैं और फ्रीली मूव करने लगते हैं। और एक ऐसी स्टेज आती है जब सॉलिड पूरा मेल्ट हो जाता है और लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, और जो मिनिमम टेम्परेचर लगता है जिसमें एक सॉलिड लिक्विड में मेल्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसे कहते हैं मेल्टिंग पॉइंट। तो आप ये याद रख लो कि द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सॉलिड मेल्ट्स टू बिकम अ लिक्विड एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज कॉल्ड अ मेल्टिंग पॉइंट। तो ये आप एक तो नोट कर लो या फिर हमेशा के लिए याद रखना। अब देखते हैं कि जो सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट है वो उसके अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है उसकी स्ट्रेंथ के बारे में इंडिकेट करता है, क्योंकि जितना ज़्यादा अट्रैक्शन का फोर्स होगा उतना ज़्यादा मेल्टिंग पॉइंट होगा। क्या आपको पता है कि जो आइस का मेल्टिंग पॉइंट होता है वो 273.15 केल्विन स्केल होता है। तो ये जो सॉलिड स्टेट से लिक्विड स्टेट का जो मेल्टिंग होता है उस प्रोसेस को हम फ्यूजन कहते हैं। तो ये आप नोटबुक में नोट कर लो, प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग दैट इज चेंज ऑफ सॉलिड स्टेट इनटू लिक्विड स्टेट इज नोन एज फ्यूजन। तो जब सॉलिड मेल्ट होता है तो उसका टेम्परेचर सेम रहता है, तो जो हीट एनर्जी होती है तो वो कहाँ जाती है, क्या आपको पता है? तो जो सॉलिड होता है वो अपनी स्टेट को ओवरकम करने के लिए वो हीट एनर्जी यूज़ कर लेता है, इसलिए उसका टेम्परेचर वही का वही रह जाता है, इवन वो सॉलिड होने के कारण भी। हमने ऑब्जर्व किया था इस मेल्टिंग के एक्सपेरिमेंट में कि जो सिस्टम का जो टेम्परेचर है वो चेंज नहीं हो रहा है, जबकि उसका मेल्टिंग पॉइंट आ चुका है, पूरी आइस मेल्ट हो चुकी है। तो इसका ये कारण है कि जब हम उस बीकर को हीट कंटिन्यूली सप्लाई करते हैं तो उसकी जो हीट है वो उसका फॉर्म चेंज करने के लिए यूज़ हो जाती है। इसी कारण वो हीट नहीं होता है, क्योंकि उसकी जो हीट है वो अपने फॉर्म को चेंज करने के लिए यूज़ हो जाती है। अभी देखो, जैसे ये हीट एनर्जी होती है ये आइस एब्जॉर्ब कर लेती है, तो बिना किसी टेम्परेचर को राइज किए बगैर वो अपना जो फॉर्म है उसे चेंज कर लेता है, और जो हीट है वो जो बीकर में डाले हुए कंटेंट से उसमें हिडन हो जाती है, और इसी प्रोसेस को हम लैटेंट हीट कहते हैं। तो ये मेन चीज़ है, आप ये नोटबुक में नोट कर लो। जब हम किसी 1 kg सॉलिड को लिक्विड में कन्वर्ट करते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर में, तो उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है उसे लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन कहा जाता है। जो इसी वजह से जो पानी के जो पार्टिकल्स होते हैं वो भी 0 डिग्री में ही होते हैं, और फिर भी उनके पास ज़्यादा एनर्जी होती है अगर हम उन्हें आइस से कंपेयर करें, क्योंकि आइस का भी सेम टेम्परेचर होता है, फिर भी वाटर के जो पार्टिकल्स है उसमें ज़्यादा एनर्जी होती है।
जब हम पानी को हीट सप्लाई करते हैं तो उसके जो पार्टिकल्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा फास्टली मूव करने लगते हैं और ऐसा एक सर्टेन टेम्परेचर आता है जिसमें जो पार्टिकल्स होते हैं उनके पास इतनी एनर्जी होती है कि जो उनका जो फॉर्म है उसको ब्रेक करने के लिए उनके पार्टिकल्स के बीच में जो अट्रैक्शन का जो फोर्स होता है वो तोड़ने के लिए उनके पास उतनी इनफ एनर्जी बन जाती है और इस टेम्परेचर में जो लिक्विड होता है वो गैस में चेंज होने लगता है। और इसी टेम्परेचर को मतलब वो जो टेम्परेचर जिसमें लिक्विड बॉइलिंग के लिए स्टार्ट हो जाता है एटमॉस्फेरिक टेम्परेचर में, तो उसे बॉइलिंग पॉइंट कहा जाता है। ये आप नोटबुक में नोट कर लो कि द टेम्परेचर एट विच अ लिक्विड स्टार्ट बॉइलिंग एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज नोन एज इट्स बॉइलिंग पॉइंट। ये आप नोट कर लो। तो देखिए ये जो बॉइलिंग का जो प्रोसेस होता है एक बल्क फेनोमेनॉन है। तो इसमें क्या होता है कि जो लिक्विड के पार्टिकल्स होते हैं वो बड़ी मात्रा में एनर्जी गेन करते हैं और फिर उससे क्या होता है कि वो अपने स्टेट को चेंज कर लेते हैं और वेपर में बदल जाते हैं। दोस्तों इसी तरह हमारा ये चैप्टर यहाँ पर एंड हो जाता है। तो इस वाली वीडियो में हमने इस चैप्टर का सेकंड पार्ट देखा है। तो मैंने ये जो हमारे चैप्टर का जो फर्स्ट पार्ट है और जो सेकंड पार्ट है उसमें एक टेस्ट रखी हुई है। वो एक ऑनलाइन टेस्ट है। आप सीधे मेरे इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाओ और वहाँ पर एक लिंक होगी, उसे ओपन करो और वो एक पासकोड मांगेगा। तो उसमें आपको सिंपली कैपिटल लेटर में मेरे चैनल का नाम यूनिक एजुकेशन डाल देना है और टेस्ट दे देनी है और फिर उसके बाद इंस्टेंटली आपको अपना स्कोर मिल जाएगा। और दोस्तों ये सिर्फ 100 लोगों के लिए ही है, इसलिए जल्दी टेस्ट दीजिए। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो नीचे कमेंट कीजिए। तो चलिए अगली वीडियो में मिलते हैं।